एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपकी टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है साथियों, जो कि अपने सीईटी 12th लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो एपिसोड है ये अपने क्लास का साथियों, ये 6 नंबर की क्लास रहेगी। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास वो कंप्लीट कर लिया है। अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने अगर इन 5 क्लासों को नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। अपने स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर साथियों आपको इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन के नाम से। तो जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है ये अपने टॉप 10 की एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको बताना साथियों, उत्तरी बिंदु कौन सा है? लद्दाख श्रेणी है, या फिर बी नंबर ऑप्शन कराकोरम श्रेणी है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन इंद्राकोल है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन अक्साई चीन है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सके। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ऐसी अपने शानदार जीके की क्लासों के लिए। जल्दी से बताएं इसका उत्तर। सभी साथी को प्रयास करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए, अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि जो इंद्राकोल है साथियों, ये अपने भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। आपको ध्यान में रखना साथियों, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। जल्दी से नोट कर लेना। और एग्जाम में आपके हूबहू छपने वाला है इंडिया जीके के क्वेश्चन के अनुसार कि बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा रहेगा। तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, इंद्राकोल। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। एक बार क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे सभी साथी। देखिए, आज का हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना साथियों कब की गई? 1916 में की गई, 1980 के अंदर, या फिर 64 के अंदर, या फिर 1963 के अंदर। सभी साथी बताएंगे भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए साथियों। सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी साथियों को राइट आंसर बताना है। आप सभी विद्यार्थियों को प्रयास करते रहना है। तो देखिए, अगर बात करें साथी यहाँ पे भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की जाती है साथियों, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि 1916 के अंदर की जाती है। 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए विश्व स्तर पर रामसर संधि को लागू कब किया जाता है? 1971 के अंदर, 1975 के अंदर, 1973 के अंदर, या फिर 1972 के अंदर। सभी साथी बताएंगे विश्व स्तर पर रामसर संधि को लागू कब किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना साथियों 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि विश्व स्तर पर रामसर संधि को कब लागू किया जाता है? 1975 में लागू किया जाता है। नोट कर लेंगे 1975। और इम्पोर्टेंट साथियों एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ, सीईटी 12th लेवल एग्जाम 2024 इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों इस भर्ती के लिए। नोट कर लेना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। 1975 के अंदर विश्व स्तर पर रामसर संधि को लागू किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए 8 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मंडलगढ़ के अंदर है, बांडोली के अंदर है, या फिर जोधपुर के अंदर। सभी साथी बताएंगे 8 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है साथियों। जल्दी से बताएंगे सभी साथी राइट आंसर। तो देखिए साथियों, अपने को यहाँ पे एक ऑप्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, आप जब तक राइट आंसर बताते हो मैं आपको ऑप्शन चेंज करके देता हूँ। जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन की जगह साथियों आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना रहेगा उपयुक्त सभी। अब सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बताइए साथियों 8 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना आपको। तो एक बार सभी साथी नोट करना बंद कर देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथी चित्तौड़गढ़ की, तो देखिए साथी चित्तौड़गढ़ के अंदर 8 खंभों की छतरी है वो किसकी है? आपको ध्यान में रखना है, संत रैदास की। किसकी है साथियों 8 खंभों की छतरी? संत रैदास की चित्तौड़गढ़ के अंदर छतरी है 8 खंभों की। आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ।
तो आपको सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, ये अपने जितनी भी छतरियाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में नोट करें वो सारी की सारी 8 खंभों की है। आगे देखते हैं मांडलगढ़ की बात करें साथियों, तो मांडलगढ़ में किसकी छतरी है साथियों 8 खंभों की? ये अपने राणा सांगा की है। आपको ध्यान में रखना है, राणा सांगा की छतरी किसकी है? राणा सांगा की छतरी है साथियों मांडलगढ़ के अंदर। और बात करें साथियों अपने बांडोली की बात करें साथियों, तो यहाँ पे बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। किसकी है साथियों? महाराणा प्रताप की। तो नोट कीजिएगा महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर साथियों? बांडोली के अंदर है। यानी कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे अपना राइट आंसर तो साथियों 4 नंबर ऑप्शन रहेगा, यानी कि उपयुक्त सभी के अंदर 8 खंभों की छतरी है। लेकिन इस क्वेश्चन का करवाने का साथियों मेन मकसद ये है कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। जैसे कि अपने यहाँ पे मैंने आपको सर्वप्रथम बताया जो संत रैदास की छतरी है साथियों, ये अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है और 8 खंभों की छतरी है। ये सारी की सारी साथियों 8 खंभों की छतरी है, आपको ध्यान में रखना है। और फिर मैंने आपको साथियों राणा सांगा की छतरी बताई जो कि मंडलगढ़ के अंदर है और इनकी भी साथियों 8 खंभों की छतरी है, आपको ध्यान में रखना है। और फिर मैंने साथियों महाराणा प्रताप की साथियों बांडोली के अंदर अपनी छतरी बताई जो कि 8 खंभों की है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। और राइट आंसर साथियों यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन रहेगा, नोट कर लेना, जल्दी से जल्दी नोट कीजिएगा। ये एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में साथियों पूछे हुए क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको नोट करवा दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि ऐसे ही आपके सामने राजस्थान जीके की शानदार क्लासें निरंतर चलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि बताइए रानी जी की जो बावड़ी साथियों कहाँ पर आपको बताना है? डूंगरपुर के अंदर है, बूंदी के अंदर है, अलवर के अंदर है या फिर जोधपुर के अंदर है? सभी साथी बताएंगे रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, डूंगरपुर, बूंदी, अलवर, जोधपुर। बताइए सभी साथी। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन साथियों यानी कि बूंदी है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यानी कि रानी जी की बावड़ी साथियों कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे पूछा गया है कि बताइए बादशाह की दरगाह कहाँ पर है? जालौर के अंदर है, सिरोही के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है या फिर सिक्कर के अंदर है? बताएंगे सभी साथी बादशाह की दरगाह कहाँ पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है साथियों याद राइट रहेगा, यहाँ पे सिरोही के अंदर बादशाह की दरगाह है। कहाँ पर साथियों? सिरोही के अंदर, नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें साथियों, आपसे पूछा गया है कि जो गुरु नानक जयंती साथियों कब मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है या फिर श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है या फिर 3 नंबर ऑप्शन कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है या फिर 4 नंबर ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है? आपको गुरु नानक जयंती बताना साथियों कब मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है और जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। और जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल पर आपको 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो एग्जाम से पहले साथियों आपको इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो क्लास को शेयर करते रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो ये अपने साथियों 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जो जयपुर के अंदर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट साथियों इसकी स्थापना किस शासक ने करवाई थी? सवाई जय सिंह ने करवाई थी या फिर सवाई प्रताप सिंह ने इस स्कूल की स्थापना की थी या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी या फिर 4 नंबर ऑप्शन सवाई ईश्वरी सिंह हैं? जल्दी से बताएंगे। जयपुर के अंदर जो साथियों महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट है इसकी स्थापना किस शासक ने करवाई थी? जल्दी से बताएंगे। और आपको साथियों जयपुर से ध्यान में रखना है, जयपुर के अंदर ही हवा महल है। कौन सा महल है साथियों? हवा महल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। जल्दी से बताएं अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना है वो किस शासक ने करवाई थी? तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 3 नंबर ऑप्शन है साथियों राइट रहेगा, यानी कि सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की जाती है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, नोट करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बूंदी शैली का जो सवर्ण काल है साथियों किस शासक के काल को माना जाता है। सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। उम्मेद सिंह, जसवंत सिंह, विनय सिंह या फिर सावंत सिंह, सभी साथी बताएंगे बूंदी शैली का सवर्ण काल है वो किस शासक के काल को माना जाता है। उम्मेद सिंह, जसवंत सिंह, विनय सिंह या फिर सावंत सिंह, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना जो साथियों 1 नंबर ऑप्शन है राइट रहेगा। उम्मेद सिंह के शासनकाल को साथियों बूंदी शैली का सवर्ण काल माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए मीणा जनजाति क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई साथियों। 1924 के अंदर की जाती है या फिर 1930, 1944 या फिर 1952। मीणा जनजाति क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई, जल्दी से बताएं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की तो अपना जो राइट आंसर कौन सा रहेगा सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे साथियों आपको एक ऑप्शन चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे साथियों आपको एक ऑप्शन चेंज करना है, यानी कि जो 1930 है साथियों ये अपने 1930 नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इस ऑप्शन को चेंज करके लिखना है साथियों 1933, नोट करेंगे और सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। मीणा जनजाति क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की जाती साथियों, तो 1933 के अंदर की जाती है, यानी कि जो 2 नंबर ऑप्शन है साथियों अपना राइट रहेगा। कब की जाती साथियों मीणा जनजाति क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 में, ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा 1933। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करवाना चाहूँगा साथियों। इससे पहले मैं आपको बता दूँ अपनी साथियों जो 3 घंटे की मैराथन क्लास है, 3 घंटे की जो मैराथन क्लास है साथियों अपनी CET 10+2 के एग्जाम के लिए, ये आपके सामने क्लास उपस्थित हो गई है। इस क्लास को जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि इस क्लास में हमने टॉप 200 MCQ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि अपने सर्वप्रथम राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास के अंदर। फिर अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको कवर करवाए गए हैं। फिर अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं, जो कि अब की बार एग्जाम से इस क्लास से कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला है करंट के। और लास्ट में साथियों अपने कुछ एक साइंस के भी क्वेश्चन देखें जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार साथियों आप कह सकते हैं कुल मिलाकर अपने CET के अंदर जो 40% का क्राइटेरिया होता है उसको क्लियर करने के लिए जितने विषय को अपने को पढ़ना होता है, या फिर आप कह सकते हैं जिन विषयों का अहम रोल रहता है उन सभी विषयों को यहाँ पे एक साथ करवाने का प्रयास किया है। तो सभी साथी इस क्लास को जरूर देखिएगा ताकि आपका जो CET में 40% का क्राइटेरिया वो एक ही क्लास से कवर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्लास को जरूर देखेंगे और एक बार सभी साथी इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थियों के फायदा हो सके और CET के अंदर 40% का क्राइटेरिया वो क्लियर हो सके। चलिए आप देखते हैं कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको साथियों क्वेश्चन नोट करवाना चाहूँगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन नोट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण है वो किस शैली में मिलता है, तो लिखिएगा साथियों वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण। वर्षा में, मेरे साथ साथ सभी साथियों को नोट करना है। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण आपको बताना साथियों किसका चित्रण, मोर का चित्रण है वो किस शैली में मिलता है, कौन सी शैली में है। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, जो अपनी साथियों बूंदी शैली है उसके अंदर वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण मिलता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा बूंदी शैली। कौन सी शैली रहेगी साथियों, बूंदी शैली यहाँ पे राइट रहेगा, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की उत्तर से लेकर और दक्षिण तक कितनी दूरी है। देखिए साथियों क्वेश्चन को, भारत की उत्तर से दक्षिण, भारत से उत्तर की दक्षिण की दूरी कितनी है साथियों, तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 3214 किलोमीटर। नोट कर लेंगे सभी साथी, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा, फिर आगे 2 क्वेश्चन है और नोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने पहला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण कौन सी शैली में मिलता है साथियों, तो बूंदी शैली यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं और फिर अगला क्वेश्चन है वो नोट करते हैं। तब तक आप साथियों अपने भारत की जो उत्तर से दक्षिण है इस दूरी को कितनी दूरी है इस क्वेश्चन को नोट करेंगे।
चलिए आगे क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए आगे आपको ध्यान में रखना है साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की पूर्व से, अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की दूरी पूछ लिया जाए, किसकी साथियों, भारत की पूर्व से पश्चिम की अगर आपसे दूरी पूछ ली जाए साथियों, तो भारत की पश्चिम से दूरी लिखिएगा कितनी रहेगी, 2933 किलोमीटर। नोट कीजिएगा 2933 किलोमीटर अब अपने भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी रहेगी। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। नीचे वाला क्वेश्चन हटा देते हैं साथियों और आपको एक नेक्स्ट और शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट करवाने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मिठे शाह की जो दरगाह है साथियों कहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो लिखिएगा मिठे शाह की दरगाह। किसकी दरगाह है साथियों, मिठे शाह की दरगाह, आपको ध्यान में रखना है। मिठे शाह की दरगाह कहाँ पर है साथियों, तो जल्दी से अगर किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वो मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में। तो लिखिएगा साथियों मिठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो देखिए झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर साथियों, झालावाड़ में अपने मिठे शाह की दरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है और नोट कर लीजिएगा। मिठे शाह की दरगाह नोट कीजिएगा साथियों, मिठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लिया होगा। और एक बार इस महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा साथियों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए यहाँ पे अपनी क्लास है वो साथियों कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे हुए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।